अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मुज़म्मिल। आज हमने पाकिस्तान अफेयर्स का लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट की है। सबसे पहले हम टॉपिक कवर करेंगे वार ऑफ इंडिपेंडेंस। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले छोटी सी अच्छी सी बात मैं एक शेयर करूँगा कि जब भी कोई आप काम करना चाहें तो उसको पूरे दिल से करना, क्योंकि अगर आप दिल और दिमाग से काम करोगे तो वो आपका काम इंशाल्लाह ज़रूर हो जाएगा। अगर वही काम अगर आप जान छुड़ाने के लिए करोगे तो वो आपको एक बेजारी सा लगेगा। तो जो भी काम आप करना चाहो तो उसको आप अपने दिल से करो, क्योंकि अगर इससे आप पूरी तवज्जो से वो काम करोगे और वो काम अच्छा सा और बेहतरीन तरीके से हो जाएगा। अब स्ट्रेट अवे अपने टॉपिक पे आते हैं। टुडे टॉपिक इज़ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। टॉपिक अंडरस्टैंड करने से पहले आप इस सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करें। आज पहला लेक्चर है पाकिस्तान अफेयर्स का। पाकिस्तान अफेयर्स का की तैयारी किस तरह की जाती है, यहाँ पर मैंने 4 डिवीज़न कर दी है पाकिस्तान अफेयर्स की। बहुत से स्टूडेंट्स टेस्ट के लिए कंफ्यूज होते हैं कि पाकिस्तान अफेयर्स के लिए तैयारी किस तरह की जाए, उसकी प्रिपरेशन किस तरह की जाए। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कैसे करते हैं, लेट्स सपोज करंट अफेयर लिया, लेट्स सपोज इस्लामियात लिया, रैंडमली कोई भी टॉपिक पिक किया, उसको याद किया, फिर उसके बाद नेक्स्ट टाइम कोई और टॉपिक किया, उसकी तैयारी कर दी। आप इस तरह हाई स्कोर किसी भी सब्जेक्ट में या किसी भी टेस्ट में नहीं कर सकते। आपने एक सीक्वेंस से एक सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करना है। अगर विदाउट सीक्वेंस आप चलेंगे आपको किसी भी सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, हाई स्कोर नहीं कर सकते। तो सबसे पहले पाकिस्तान अफेयर्स को अंडरस्टैंड करते हैं। पाकिस्तान अफेयर्स की 4 डिवीज़न हैं। 1857 में जो डिवीज़न है वो है एवोल्यूशन ऑफ इस्लाम, के इस्लाम की आमद हुई। देन बर्थ ऑफ मुस्लिम नेशनलिज्म 1857। 1892 मुसलमानों की नेशनलिज्म स्टार्ट हुई। मुसलमानों को फील हुआ कि उनको नेगलेक्ट किया जा रहा है, तो वो अपने हक के लिए बोलना शुरू हुए। देन फ्रीडम मूवमेंट 1892। 1947 को फ्रीडम मूवमेंट हुई। कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट 1947 टिल डेट। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात करेंगे पाकिस्तान बनने के बाद। ये जो पहले 3 पोर्शन है ये हिस्ट्री के पोर्शन है, मींस प्री हिस्ट्री पार्टीशन, ये 3 पोर्शन कवर करेगी। देन पार्टीशन के बाद या लाइक पोस्ट पार्टीशन का जो एरिया है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट 1947 टिल डेट, और जो भी डेवलपमेंट हो रहे हैं उसको डिस्कस करेंगे। मैं आपको पढ़ाऊँगा 1857 से स्टार्ट करूँगा। ये चीज़ मैं छोड़ दूँगा कि किस तरह से इस्लाम आया, ये सब कुछ आप टेस्ट में इतना नहीं कवर किया जाता। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा कि मुसलमानों में नेशनलिज़म किस तरह आया, और मैं स्टार्ट करूँगा वार ऑफ इंडिपेंडेंस से। लेकिन वार ऑफ इंडिपेंडेंस से पहले थोड़ा सा डिस्कस करूँगा फ्रीडम मूवमेंट को भी। क्लियर? देन पाकिस्तान अफेयर के स्फेयर्स बने हुए हैं। लाइक फर्स्ट स्फेयर जो है उसमें आपकी हिस्ट्री आ जाएगी, मतलब आपको मुस्लिम नेशनलिज्म पढ़ोगे 1857 1892 तक। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट आ जाएंगे, ये आ जाएंगे पाकिस्तान बनने के बाद। जो होती हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट कौन सी हुई पाकिस्तान में वो हम पढ़ेंगे। मतलब पहले स्फेयर में आपकी हिस्ट्री है कब पाकिस्तान बनने से पहले, उसके बाद आप कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल डेवलपमेंट है पाकिस्तान बनने के बाद। ये एक स्फेयर बन गया। और उसके बाद स्फेयर 2 है, कुछ ऐसे टॉपिक आएंगे जो कि करंट अफेयर से लिंक्ड करेंगे। तो पहला फोकस मेरा किसके साथ होगा, इन 3 पॉइंट्स पे, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के हिस्ट्री पे अंडरस्टैंड करेंगे, आएंगे करंट अफेयर के साथ जो टॉपिक लिंक करेंगे उसको हम पढ़ेंगे। पाकिस्तान की हिस्ट्री के साथ एक कनेक्शन बिल्ड करने के लिए मुझे आपसे एक स्टोरी बतानी पड़ेगी। तो आज मैं आपके साथ एक बात करूँगा हिंदुस्तान के, कि हिंदुस्तान के कितने प्रोविंस थे और कितने मुस्लिम मेजॉरिटी थी। तो सबसे पहले हिंदुस्तान में 6 प्रोविंस थे। क्लियर? कौन कौन से थे? पंजाब, बंगाल, मुंबई, यूपी कहते हैं यूनाइटेड प्रोविंस ऑफ आगरा, और सीपी कहते हैं सेंट्रल प्रोविंस और मद्रास। तो पंजाब जो आज का पंजाब है और उस टाइम का पंजाब था उसमें बहुत फ़र्क था।
वो फ़र्क क्या था, आज का जो पंजाब है वो बहुत छोटा सा है, लेकिन उस टाइप का जो पंजाब है वो बहुत बड़ा था, बहुत से एरियाज़ कवर थे, सिटीज़ इसमें शामिल थे। तो उस टाइम का जो पंजाब था उसमें 50% मुस्लिम मेजॉरिटी थी और बाकी की जो 50% थी वो नॉन मुस्लिम मेजॉरिटी थी। बंगाल में 35 to 40% मुस्लिम मेजॉरिटी थी, मुंबई में 25% मुस्लिम मेजॉरिटी थी, यूपी में 40% एंड सीपी में 10% मुस्लिम मेजॉरिटी थी एंड मद्रास में 10% मुस्लिम मेजॉरिटी थी। यू मस्ट रिमेंबर दीज थिंग्स। अब कलेक्टिवली देखें कि ये जितने भी 6 प्रोविंस हैं इनमें 60 to 65% हिंदू मेजॉरिटी थी और मुसलमान कितने थे, 20 to 25%, और बाकी जो 10% थे दूसरे माइनॉरिटी। अब अगर देखा जाए उस वक़्त हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कौन सी थी, हिंदुओं की थी। अब बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ की। दो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, कांग्रेस, इट वाज फाउंडेड इन 28 दिसंबर 1885। आपने ये डेट्स याद रखनी है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, इट वाज फाउंडेड इन 13 दिसंबर 1906 और इसके जो फाउंडर थे नवाब ख्वाजा सलीमुल्लाह। इनकी डेट्स आपको याद रखनी है। आज का टॉपिक है वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 में हुई थी और आप देखोगे कि उस वक़्त ड्यूरिंग वार ऑफ इंडिपेंडेंस ये दोनों पार्टीज़ नहीं थी क्योंकि उसका ड्यूरेशन था 1857, तो कोई पार्टी नहीं थी उस वक्त। अच्छा, थोड़े से हम बात करेंगे फ्रीडम मूवमेंट की। फ्रीडम मूवमेंट जो है टाइम ड्यूरेशन वो है 1857 से 1947 तक। फ्रीडम मूवमेंट के दो एस्पेक्ट हैं, कौन कौन से एस्पेक्ट हैं? ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, हाउ ब्रिटिश यूज टू रूल इन इंडिया। क्या पैटर्न था? पैटर्न ये था कि ब्रिटिश जिस तरह इंडिया को रूल कर रहे थे, मुसलमानों को इग्नोर कर रहे थे, हर तरह से मुसलमानों को इग्नोर किया जा रहा था, चाहे मिलिट्री सेक्टर हो, चाहे एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे कोई कोर्ट का सेक्टर हो, कोई भी सेक्टर हो, वहाँ पे मुसलमानों को इग्नोर किया जा रहा था। मुसलमानों को उनको बेसिक राइट नहीं मिल रहे थे। अब एजुकेशन हासिल करना तो हर इंसान का एक बेसिक राइट होता है, तो उनको एजुकेशन भी हासिल नहीं करने दी जा रही थी ताकि वो आगे मुसलमान ना निकल सके। अब ऐसा क्यों था कि मुग़ल एम्पायर इससे पहले गुजरे थे। मुग़ल एम्पायर ने हिंदुस्तान में रूल किया था बहुत लंबे अरसे के लिए। मुग़ल एम्पायर क्या है, मुग़ल एम्पायर क्राइसिस क्यों आए, उस पर अलग वीडियोस अपलोड करूँगा। अब इसमें सिर्फ इतना अंडरस्टैंड करना है कि मुसलमानों ने हिंदुस्तान में बहुत लंबे अरसे तक हुकूमत की थी, जिसकी वजह से ब्रिटिश को ये डर भी था कि अगर दोबारा मुसलमानों को आगे आना दिया जाए तो फिर से हमें वो सब कुछ फेस ना करना पड़ जाए। ये भी एक वजह थी फ्रीडम मूवमेंट की। दूसरा एस्पेक्ट क्या है? डेमोग्राफी ऑफ इंडिया। डेमोग्राफी की इंडिया की बहुत मैटर करते हैं। जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि इंडिया में 6 प्रोविंस थे और उनमें मुसलमानों की मेजॉरिटी कितने थे उसको क्लियर किए, और ये भी बताया था कि 25% मुसलमान थे 6 प्रोविंसेस में, मतलब मुसलमानों की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो अब ये डिसाइड होना था जब इंडियन डोमिनियन पाकिस्तान डोमिनियन बननी थी तो प्रोविंसेस में पॉपुलेशन अकॉर्डिंग डिवीज़न होनी थी। जितनी पॉपुलेशन होनी थी उसके अकॉर्डिंग मुसलमानों के पास वो एरिया जाना था या हिंदुओं के पास जाना था, या एक प्रोविंस में जितनी हिंदुओं की या फिर मुसलमानों की पॉपुलेशन होगी उसके अकॉर्डिंग पॉलिटिकल आउटलुक आना था। ये दो एस्पेक्ट आपको जहन में रखने हैं। ये दो एस्पेक्ट तब तक चलना है जब तक पाकिस्तान नहीं बनना। ये दोनों एस्पेक्ट आप जहन में रखेंगे तभी यू विल अंडरस्टैंड द पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ मुस्लिम इन इंडिया। क्लियर? नाउ इट्स टाइम टू टॉक अबाउट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। वार ऑफ इंडिपेंडेंस कब हुई थी? 1857 में। वार ऑफ इंडिपेंडेंस को फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं। मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स वार ऑफ इंडिपेंडेंस को क्या कहते हैं? ग्रेट रिवोल्ट। जबकि ब्रिटिश वार ऑफ इंडिपेंडेंस को क्या कहते हैं? इंडियन म्यूटनी। ब्रिटिश कहते हैं ये अपने हुकूमत के ख़िलाफ़ एक बगावत की है, वो उसको वार ऑफ इंडिपेंडेंस समझते ही नहीं है। तो वार ऑफ इंडिपेंडेंस समझने के लिए आपको सबसे पहले बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। बैकग्राउंड स्टार्ट होगा ईस्ट इंडिया कंपनी से। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है? ये एक ब्रिटिश की कंपनी थी। इसके थ्रू ब्रिटिश हिंदुस्तान में आए। उस टाइम अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। ब्रिटिश हिंदुस्तान में क्यों आए? क्योंकि उस टाइम 34 जीडीपी था हिंदुस्तान का और ब्रिटिश कहते थे कि हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है। यहाँ पर इनको फ़ायदा नज़र आ रहा था, ये आए। फिर क्या हुआ कि मुग़ल एम्पायर्स के जो एक डायनामिक लीडरशिप थी वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती गई।
ब्रिटिश ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाया और अपनी कंपनीज़ हिंदुस्तान में खोलना शुरू कर दी मुख्तलिफ़ जगहों पर। अब जब उनकी कंपनीज़ बढ़ना शुरू हो गई, मतलब उनका कंट्रोल हिंदुस्तान में बढ़ना शुरू हो गया, फिर एक टर्निंग पॉइंट आया और वो टर्निंग पॉइंट था बैटल ऑफ प्लेसी का। ये एक ऐसी बैटल थी जिसमें नवाब सिराजुद्दौला को डिफीट हुई। इसके बाद ब्रिटिश ने अपनी कोशिशें बहुत तेज़ कर दी पूरे हिंदुस्तान को कंट्रोल करने के लिए। कंट्रोल इंडिया इन 200 ईयर्स। फिर ब्रिटिश ने पूरे इंडिया को अपने कंट्रोल में ले लिया और पूरे हिंदुस्तान को कंट्रोल करने में ब्रिटिश को तकरीबन 200 साल लगे। क्लियर? ये छोटी सी आपको एक हिस्ट्री बताई है ताकि आपको अंडरस्टैंड हो जाए कि किस तरह ब्रिटिश आए, किस तरह मुग़ल एम्पायर्स ख़त्म हुए, दैन बैटल ऑफ प्लेसी हुई, दैन किस तरह उन्होंने अपने स्ट्रगल कंटिन्यू रखे एंड फाइनली पूरे हिंदुस्तान में कंट्रोल कर लिया। बैटल ऑफ प्लेसी क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी क्या है, इन डिटेल अलग से अलग वीडियो अपलोड करूंगा मैं, आपको समझ आ जाएगा। लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना होता है, इतना अंडरस्टैंड करना होता है कि वो आपको टॉपिक समझ आ जाए। अगर इन डिटेल चले जाएंगे तो वो टॉपिक पीछे रह जाएगा और हम कहीं और चले जाएंगे। देन रीजंस ऑफ अपराइजिंग। ये जो अपराइजिंग हुई हिंदुओं की मुसलमानों की अगेंस्ट ब्रिटिश, क्या इसकी रीजंस थी? सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेशन। ब्रिटिश ने सबसे पहले किसको अपने कंट्रोल में किया? एडमिनिस्ट्रेशन को अपने कंट्रोल में किया। 18/20 को रूल को फॉलो करते हुए जो टॉप एडमिनिस्ट्रेशन थी 20% उसे अपने पास रखा और 80% जो लो एडमिनिस्ट्रेशन थी वो हिंदुस्तान में सबको दे दी। अब हिंदुस्तान में मुसलमान भी होंगे और हिंदू भी होंगे और प्लस कुछ माइनॉरिटी भी होंगे, मतलब उनको दे दी। अपने पास सिर्फ ब्रिटिश ने 20% रखी जिसमें टॉप थी, मतलब कंट्रोलिंग अथॉरिटी जो थी ब्रिटिश के पास थी और जो सर्विंग अथॉरिटी थी वो हिंदुस्तान के दूसरे लोगों को दे दी। देन कोर्ट सिस्टम चेंज। जब उसने पूरे हिंदुस्तान को कंट्रोल कर लिया तो उन्होंने कोर्ट सिस्टम चेंज कर दिया, लैंग्वेज चेंज कर दी कोर्ट सिस्टम की, इंग्लिश लैंग्वेज कर दी गई और जो इस्लामिक रूल्स थे जो कोर्ट में फॉलो होते थे, जो मुग़ल एम्पायर्स थे वहाँ बनाए थे, उन सब को चेंज करके ब्रिटिश लॉज वहाँ पर इंट्रोड्यूस करवा दिए। इकोनॉमिक एस्पेक्ट देखते हैं। जब ब्रिटिश हिंदुस्तान में आए उस टाइम कितना जीडीपी था? हिंदुस्तान का 34% जीडीपी था। और एक बार याद रखें कि जब ब्रिटिश हिंदुस्तान में गए थे उस टाइम बहुत लो जीडीपी था हिंदुस्तान का, सब कुछ यहाँ से लेके अपने मुल्क लेके चले गए। देन इनमें टैक्स इम्पोज किए, हेवी टैक्स इम्पोज हुए। टैक्स एकदम इम्पोज होने से क्या होगा कि इन्फ्लेशन बढ़ी और पॉवर्टी आ गई। अब जब लोग गरीब होंगे, बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई, अफोर्ड नहीं कर सकेंगे, तो हर हाल में उनको किसकी माननी पड़ेगी? ब्रिटिश की ही माननी पड़ेगी। डिफेंस कंट्रोल, पूरा का पूरा डिफेंस का सिस्टम था, डिफेंस का पूरा कंट्रोल ब्रिटिश ने अपने हाथ में ले लिया था। यहाँ पर उन्होंने 80/20 को फॉलो किया हुआ था। उस रूल के हिसाब से उन्होंने जो टॉप 20% ऑफिसर्स थे, जो आउटस्टैंडिंग ऑफिसर्स थे, जिनके नीचे सारे ऑफिसर्स काम करते हैं, वो सारे ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स थे। कितने ऑफिसर्स थे? वो 45,000 थे। देन 80% इंडियन ऑफिसर्स थे, मीन्स 2,32,000 इंडियंस ऑफिसर्स थे। अब ये जो टॉप ऑफिसर्स थे ब्रिटिश के ईस्ट इंडिया कंपनी के, पहली बात इनका बिहेवियर बहुत गलत होता था इंडियन ऑफिसर्स के साथ। मैं ये आपको बात क्लियर करता चाहूँ कि इंडियंस ऑफिसर्स में सिर्फ हिंदू ऑफिसर्स नहीं आएंगे, इसमें हिंदू, मुसलमान, सिख और इनके अलावा दूसरे माइनॉरिटीज़ हैं तो वो सब इनमें आ जाएंगे। सो पहला क्या था? इनका बिहेवियर बहुत ही गलत था इनके साथ। एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि अगर कोई ब्रिटिश ऑफिसर गुजर रहा होता तो इंडियन ऑफिसर को कहा जाता था कि आप इनको सल्यूट करो और आपको तब तक नहीं मूव करना जब तक ये गुजर ना जाए, ठीक है। इसके अलावा इनको बहुत लो वेजेस दिए जा रहे थे, यानी कि इनको 1 या 1.5 रुपये दिया जा रहा था। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की बात करते हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या था कि ब्रिटिश ने एक रूल सेट किया हुआ था कि हिंदुस्तान में कोई भी रूलर है उसका कोई बेटा नहीं है, अगर उसकी विरासत का वारिस नहीं है तो उसकी पूरी की पूरी जो रियासत है उसकी ईस्ट इंडिया कंपनी के हवाले की जाएगी। ईस्ट इंडिया कंपनी इसको कंट्रोल करेगी। ये ब्रिटिश ने एक रूल सेट किया हुआ था, ठीक है। रिलीजन, अब ब्रिटिश का एक कंसर्न ये भी था कि जो हिंदू हैं और जो मुसलमान हैं इसके पास दूसरी माइनॉरिटी हैं, इन सब का रिलीजन को चेंज करके सिर्फ और सिर्फ ईसाईयत को रिलीजन को आम कर दिया जाए।
इस मिशन को पूरा करने के लिए बहुत से मिशनरीज़ ब्रिटिश से आए हिंदुस्तान में और उन्होंने बहुत से लोगों को ईसाई भी किया। और इसके अलावा आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ब्रिटिश के कंट्रोल के बाद बहुत ज़्यादा पॉवर्टी हो गई थी हिंदुस्तान में, तो ब्रिटिश की तरफ जानने के लिए मजबूर हो गए थे। अपने पेट के हाथे मजबूर होकर ब्रिटिश के पास जाते हैं। ब्रिटिश उनको चावल की बोरी, चीनी की बोरी, आटे की बोरी या कुछ भी देता, लेकिन इस बेस पे कि उसको अपना मज़हब चेंज करना पड़ेगा। इसके साथ जो कैदी थे ब्रिटिश के कब्ज़े में, उनको ये कहा गया था कि अगर आप अपना रिलीजन चेंज कर लेंगे, अगर आप ईसाई हो जाएंगे तो हम आपको छोड़ देंगे, आप हमारी तरफ से आज़ाद हैं। मतलब एक उनका कंसर्न हिंदुस्तान में अपने कल्चर को, अपने रिलीजन को आम करना भी था। यहाँ तक क्लियर हो गया कि क्यों अपराइजिंग हुई। अब जब इतनी नाइंसाफ़ियाँ होंगी तो हिंदू और मुसलमान खामोश नहीं बैठेंगे, वो अपराइजिंग करेंगे, एजिटेशन करेंगे। देन वाई इंडियंस डिफीट। अब ये मैं आपको बताता जाऊँ कि वार ऑफ इंडिपेंडेंस में जो विक्ट्री हुई थी वो हुई थी ब्रिटिश को और इंडियंस को डिफीट हुई थी। इंडियंस को क्यों डिफीट हुई? लैक ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन बहुत कम था। किस तरह का कम्युनिकेशन? जब वार्स स्टार्ट हुई थी, ये स्टार्ट में बहुत अच्छे चल रहे थे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम डिफरेंट जगह पे ये लड़ रहे थे, इनमें कम्युनिकेशन नहीं था। उस वक्त मोबाइल्स, टेलीफोन ये सब कुछ नहीं होते थे, इसलिए इनमें कम्युनिकेशन नहीं था। नो डायनामिक लीडरशिप भी नहीं थी इनमें। एक डायनामिक किस्म की लीडरशिप होना चाहिए थी किसी भी जंग के लिए, लेकिन इनमें किसी किस्म की डायनामिक लीडरशिप नहीं थी। मिसमैनेजमेंट एंड लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अब जबकि ब्रिटिश के अगेंस्ट हिंदू और मुसलमान लड़ रहे थे, जैसे कि हिंदू और मुसलमान का मज़हब चेंज है, इनका कल्चर चेंज है, सोच चेंज है, उस वक़्त के एक ये भी बात थी कि ये अंडरस्टैंडिंग की डेवलप नहीं हो पा रही थी जिस तरह से वो अगर जीत जाते। तो इनमें अंडरस्टैंडिंग की कमी थी और वार ऑफ इंडिपेंडेंस में मिसमैनेजमेंट भी बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से इंडियंस हार गए। और लास्ट में आफ्टर मैथ ऑफ वार ऑफ इंडिपेंडेंस, जैसे कि वार ऑफ इंडिपेंडेंस में किसको विक्ट्री हुई थी? ब्रिटिश को, और ब्रिटिश के पास ऑलरेडी पावर भी थी। इसका मतलब अब हिंदू और मुसलमान के साथ बहुत बुरा होने वाला था। सो मुसलमानों के जो लास्ट मुग़ल एम्पायर को कैद कर लिया गया, प्लस उनके जितने भी ख़ानदान के वारिस थे उन सब के गर्दनें अलग करके ट्रे में रख के सबूत शाम पेश की जाती थी। अब बाकी जो मुसलमान हिंदू थे, बहुत से लोगों को फांसियाँ दी गई और फांसियाँ देकर उनको लटका ही रहने दिया जाता था, ताकि लोग देखें, इबरत हासिल करें और लोग सोचें भी ना कि ब्रिटिश के अगेंस्ट उठने का, ब्रिटिश का अगेंस्ट अपराइजिंग के लिए। वार ऑफ इंडिपेंडेंस से ईस्ट इंडिया कंपनी को भी बहुत नुकसान हुआ। देन क्वीन विक्टोरिया ने एक ऑर्डिनेंस पास किया। उस ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंग ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म करके इसके जगह हिंदुस्तान के पूरी जगह वाइसरॉय के कंट्रोल में आ गया। मींस होंगे सारे ब्रिटिश ही, अब वाइसरॉय सिस्टम आ गया। अब यहाँ पर ख़त्म होती है आज की कहानी। होपफुली आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, do write your question in comment section below. hit like and subscribe button if you haven't yet. मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। until then मुझे अपनी दुआओं में याद रखना। stay tuned and अल्लाह हाफिज़।